जब रात का खाना खाकर सारी दुनिया सोती है तो वो अपने कमरे में कॉफी थामे बैठा नेट पर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो को सर्च कर रहा था। उसने अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढनी थी। उम्र में 27 सावन बीत चुके थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब था। चेहरा भी अच्छा खासा इम्प्रेसिंग था, पर घर वाले परेशान थे क्योंकि उसको अपनी आइडियल लड़की की तलाश समाप्त ही नहीं हो रही थी। उसकी नज़र अचानक से जोया राज के प्रोफाइल पर जाकर टिक गई। उसने डिटेल देखना शुरू किया। नाम था जोया राज, उम्र 25 साल, रंग गेहुआ गोरा, हाइट 5'7", हॉबी नए नए दोस्त बनाना। निशांत बहुत खुश हो गया। उसकी प्रोफाइल पिंक कलर की टॉप और ब्लू जीन्स पहने हुए थी। उसमें उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की भूरी थी, लंबे लंबे बाल और चेहरा बेहद ही आकर्षक, मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। निशांत ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 10:30 बजने वाले थे। जोया ने अपनी मेल आईडी भी डाली थी। उसने फेसबुक पर सर्च किया और वह मिल गई। निशांत ने तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वो भी शायद ऑनलाइन ही थी। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो, मैं निशांत खन्ना, आपकी प्रोफाइल देखी। एक्चुअली मैं शादी के लिए लड़की देख रहा था, तो आप काफ़ी अच्छी दिखी। और उसने मैसेज में अंतिम लाइन में स्माइली भेजी थी। हाय, मैं जोया राज। हाँ, मुझे भी अपने लाइफ पार्टनर की तलाश है, तो बस इस साइट पर अपनी डिटेल्स डाल दी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और आप कैसे हो? इस तरह से दोनों में बात शुरू हो गई। जोया को निशांत से बात करना बेहद अच्छा लगा और निशांत उसे मन ही मन में उसे शादी करने के लिए ओके कर लिया। अब ऑफिस से घर आते ही वो नेट पर बैठ जाता और जोया से चैटिंग करने लगता। दोनों ने 4 दिन में ही गहरी दोस्ती हो गई थी। अब निशांत उससे मिलना चाहता था। उसने एक दिन जब जोया से कहा कि वो मिलने को तैयार हो गई। हाँ, तो अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी आता हूँ। रात के 10 बजने जा रहे थे जब निशांत ने उसे मैसेज किया। तुम अपना नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ और अपने घर का रास्ता बताती हूँ, जोया बोली। निशांत ने नंबर सेंड किया। हाय निशांत, उसकी मीठी सुरीली सी आवाज़ फ़ोन में सुनकर निशांत ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो अपनी आवाज़ से उसकी आवाज़ के जादू में खो गया। हेलो निशांत, जोया ने उसे टोका। हाँ, बताओ अपना एड्रेस। मैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर नए मोहल्ले में रहती हूँ, तो तुम निकलो, मैं रास्ता बताती जाऊंगी। निशांत बोला, ओके, मैं निकलता हूँ। निशांत उठकर रेडी होने लगा था। लाइट ग्रीन शर्ट और ब्लैक जीन्स पर गॉगल्स लगाकर उसने खुद को आईने में देखा था। अपनी लुक से संतुष्ट होकर खुद पर परफ्यूम की आधी बोतल खाली कर ली थी। फिर अपनी ब्लैक हुंडई की चाबी उठाए घर से बाहर निकला। माँ बाप और दादी कमरे में बंद देखकर पैर दबाए मेन गेट खोलता हुआ बाहर निकल गया। हाँ जोया, अब बताती जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। उसने फ़ोन लगाया था। जोया ने उसे बताना शुरू किया। करीब 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक बड़े से आलीशान 2 मंजिला बंगले के आगे खड़े हुआ। उसने नीचे उतरने से पहले एक बार अपना चेहरा शीशे में देखकर बाल संवारा और मुस्कुराया। माँ और दादी को कल सब बताऊंगा, तो उनकी होने वाली बहू मिल गई, मुझे मिल गई है तो वह उछल जाएंगी, दिल में सोचता बाहर निकल गया। बंगले का मेन गेट बंद था। उसने सोचा था कि जोया दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। हेलो, तुम्हारा गेट बंद है, मैं कैसे आऊँ? उसने फ़ोन किया। सॉरी यार, वो क्या है ना, मॉम डैड बिजनेस पार्टी में गए हैं, तो गेट कीपर बंद करके सो गया। तुम घर के दाईं ओर गैरेज है, उसका गेट मैंने खोल रखा है, उधर से आ जाओ। निशांत कुछ अचकाया, पर जोया से मिलने की चाहत ने उससे ज़्यादा सोचना नहीं दिया। वो गाड़ी लॉक करके दाईं तरफ मुड़ गया। गैरेज का शटर वाला गेट जो आधा
उठा हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। निशांत खुशी से आगे बढ़ा। वो झुककर अंदर घुसा। गैरेज में 2-3 टायर, रस्सी, पानी, ड्रम, प्लास्टिक के बोतल और कुछ बाल्टियां रखी थी। खाली दीवार पर एक पर्दा लटक रहा था। निशांत खुश होकर वहां गया और पर्दा हटाया, पर वहां भी दीवार ही थी। वो परेशान हो गया। जोया, जोया, वेयर आर यू? वो दूसरी तरफ देखने लगा। अचानक उसने लगा पीछे कोई है। वो समझ गया जोया उसे सता रही है। वो मुस्कुराकर पीछे घूमा। फटाक उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा था। खुद को न संभालने के कारण वो नीचे गिर पड़ा। उसने अपना गला सहलाते हुए सामने देखा। काले कपड़ों में एक आदमी उसे घूर रहा था। उसने अपने चेहरे पर रबड़ का मास्क लगा रखा था, जिससे बस उसकी लाल आंखें ही दिख रही थी। उसने निशांत को उठने का मौका नहीं दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। अरे कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रहे हो? जोया कहाँ है? बचने की कोशिश करता निशांत चिल्ला रहा था, पर वो उसे लात घूंसों से मारकर दीवार की तरफ ले जा रहा था। वो आदमी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अब निशांत ने भी उस पर वार करना शुरू कर दिया था। उसने उस अनजान आदमी को खूब मारा और नीचे गिराकर उसका मास्क निकालना चाहा, पर उसने निशांत के लातों से मारकर दूर ढकेला और पॉकेट से लेजर गन निकाल ली और उसके शरीर से सटा दिया। लेजर गन से निकलने वाली करंट निशांत सह नहीं पा रहा था और उस आदमी ने निशांत को नीचे गिरा दिया। वह मूर्छित सा होकर नीचे गिर गया था। वो आदमी खड़ा हुआ और बड़े वाले सेलो टेप से निशांत के हाथ और मुंह बंद कर दिए। अब उसने अपने पॉकेट से चाकू निकाला और टूटे टेबल पर पत्थर पर चाकू को घिसने लगा। निशांत मन ही मन सोचा, ये तो शायद मुझे मार ही देगा, तो मरने से पहले अपने जीने के लिए एक बार कोशिश करूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को प्लास्टिक के ड्रम में फंसाकर काटा और उस आदमी को मारने लगा। उसने चाकू उससे छीन कर फेंक दी थी, पर उस आदमी ने फिर से पॉकेट से लेजर गन निकाला और उसके सीने में सटा दिया। निशांत तड़पते हुए नीचे गिर गया। उस मार्क्स वाले ने अब गन पॉकेट में रखा और दूर फेंका चाकू उठा लिया था। वो हंसते हुए निशांत के ओर बढ़ने लगा था। लेजर गन के करंट से शिथिल पड़ा निशांत झिलमिलाती आंखों से अपनी मौत को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा हाथ ऊपर कर उस पर चाकू का जोरदार वार किया, पर तभी निशांत पलटी खाकर दूसरी तरफ घूम गया और अपने पैरों से मारता गैरेज के गेट की तरफ घसीटता हुआ भागा। गेट से कुछ ही दूर उस आदमी ने फिर से उसे अंदर खींच लिया था और उसे खड़ा करके मुक्के से मारने लगा। निशांत अब उसका विरोध करना छोड़ खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। उस अनजान आदमी ने उसे मारते मारते जोर से धक्का दिया और निशांत गेट के बिल्कुल करीब गिरा था। वो खुद को घसीटता, फिर से कोशिश करते रेंगता बाहर निकलने लगा। वो आदमी दौड़ते हुए पीछे आया, पर बाहर के दीवार के पास एक ईंट का टुकड़ा पाकर निशांत ने उठाकर उसके पास आते ही उसे जोर से माथे पर दे मारा था। आह! वो अपना माथा पकड़कर चिल्लाया। निशांत किसी तरह खुद को खड़ा करके धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वहां से भागा था। वो आदमी भी पीछे ही आ रहा था। मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे वह मारना चाहता, मेरी मदद करो। वहां से स्कूटी से गुजरते एक आदमी को रोकता निशांत बोला। मार्क्स वाला आदमी उस स्कूटी वाले के रुकते ही पीछे हटने लगा। उस आदमी ने निशांत की बुरी हालत देखी। उसको कुछ दूरी पर मास्क पहने आदमी के हाथों में चमचमाती चाकू देखी तो वह गाड़ी तेजी से भगा ले गया। निशांत बजाओ बजाओ चिल्लाता आगे भागा था। कुछ दूरी पर उसे अपनी गाड़ी दिखी। वो गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। लेजर गन की करंट के कारण उसका शरीर शिथिल होने लगा था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। कुछ दूर जाकर वो स्टीयरिंग भी घुमा नहीं पाया और बेहोश हो गया था।
चिड़ियों की चहचहाती आवाज से उसकी आंख खुली। वो खुद को गाड़ी में सेफ पाकर तेजी से गाड़ी घर की तरफ भगा ले गया। घर पर सब सोए ही थे। वो अपने कमरे में आया और जोया के बारे में सोचने लगा। उसे जोया की बहुत चिंता हो रही थी। उसके घर में कोई अपराधी घुस गया था। शायद उसने जोया को कहीं बंद करके रखा हो। वो उसे कॉल लगाने लगा पर नंबर अवैध बता रहा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और फेसबुक खोला और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जोया नाम की उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं थी। उसने अपनी चैटिंग सर्च की पर कहीं भी कुछ नहीं था। सब मानो लैपटॉप से डिलीट हो चुका था। जोया की प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। उसने जोया राज से सर्च किया पर इस नाम की कोई प्रोफाइल ही नहीं थी। वो बौखला गया। बार बार सर्च करने पर भी जोया का कोई पता नहीं चला। वो नासमझों की तरह खुद को समझाता थक कर बिस्तर पर लेट गए। इस घटना को बीते 7 महीने बीत गए थे। निशांत कुछ दिन बहुत बेचैन रहा था। उसने लाख पूछने पर भी अपने चिंतित होने की वजह किसी को नहीं बताई थी। उसका बार बार दिल करता था कि पुलिस के पास जाए पर एक हष्ट पुष्ट शरीर वाले ओहदेदार और संभ्रांत परिवार के लड़के की इस कदर पिटाई किया जाना और फिर पूरे शहर में उसके बारे में चर्चा किया जाना उसे मंजूर नहीं था। उसने अपनी मुख बंद कर लिया। वो अपनी दुनिया में लौट गया था। अब वो अनजानों की दोस्ती से डरने लगा था। वो जब ऑफिस से आकर अपने परिवार से बैठकर बातचीत करता था और देर रात नेट भी नहीं चलाता था। उस रात मौत के मुंह से वापस आने के बाद वो सुधर गया था। उसने अपनी माँ को पूरी छूट दे दी थी कि उनकी बहू उनकी दादी की पसंद की हो ही आएगी। उसके सर से आइडियल लड़की का भूत उतर गया था। निशांत में आए बदलाव से दादी माँ बहुत खुश थे और दोनों जोर जोर से शादी के लिए लड़की देखने लगे थे। कुछ दिन बाद उस दिन सुबह हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। पापा जी न्यूज़ देखकर किसी मर्डर केस की को पुलिस ने सॉल्व कर लिया था वही दिखाया जा रहा था। ये ही वो कातिल जिसने कबूल किया। इसने अभी तक 57 लोगों को मारा है पर इसे अफसोस है इससे हाथों एक लड़का बचकर भाग गया। ये हमेशा एक मास्क पहनकर हत्याएं करता था। ये पहले लड़की बनकर फेसबुक से दोस्ती करता था और हर जवान लड़के को फंसाता था जो इस शादी करने के बात करते थे। ये लड़की की सुंदर फोटो लगाकर उससे बहकाया करता था। उन्हें अपने घर बुलाता था। एड्रेस नहीं बताता था। फ़ोन नंबर देकर रास्ता बताता जाता था। ये एक गैरेज का सीन देखकर निशांत के हाथों से पराठे का टुकड़ा छूटकर गिर गया। वही टायर, वही ड्रम, रस्सियां और चाकू, घिसने वाला पत्थर। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी लेकर भागा। पापा दादी और माँ चिल्लाते रह गए पर वो गाड़ी लेकर भागा। पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उसने इंस्पेक्टर को देखा था। वो निशांत को देखकर बोला, कौन हो तुम? सर, टीवी पर कत्ल के बारे में दिखाया गया। 7 महीने पहले मैं ही वहाँ से बचकर भागा था। वो हाँफते हुए बोला, तो आप हैं वो जनाब? इंस्पेक्टर चबाते हुए बोला था। चेहरे से तो आप पढ़े लिखे लगते पर क्या आपने एक बार भी जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य के बारे में सोचा? अगर आप अपने 7 महीने पहले ही सूचित किया होता तो अभी तक 20-22 लोगों की जान तो बच ही सकती थी। सॉरी सर, मैं लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि किसी अनजान शख्स से बुरी तरह मार खाकर आया हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है जिस कारण मैं चुप रहा। और दूसरी बात, लोग मेरा मजाक भी बनाते। वो बहुत शर्मिंदा था। इतने लोगों की मौत सुनकर वो गिल्टी फील कर रहा था। इसी कारण बिना किसी की परवाह के घर से भागता हुआ चला आया। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो? सर, मैं जानना चाहता हूँ मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैं तो उसे जानता भी नहीं था। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर उठकर एक केबिन में जाने लगे। निशांत भी उठकर चल पड़ा। हाँ, तो क्या पता चला डॉक्टर अजीत? इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बोला। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। ये कौन है? उसने कुर्सी की
तरफ इशारा करते हुए निशांत के बारे में पूछा। यही वह लड़का है जो उस कातिल के चंगुल से बचकर भाग निकला, इंस्पेक्टर ने रुष्टता से कहा। तुमने अगर उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो ये कातिल पहले ही पकड़ा जाता। एनीवे, ये एक सीरियल किलर है जिसने अपनी नाकामयाबियां बर्दाश्त नहीं हुई और ये एक के बाद एक कत्ल करता गया। निशांत शर्मिंदा होते हुए उनकी बातें सुनने लगा। ये रोहन रहेजा ये छोटे मोटे फिल्म बनाया करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि बड़े हीरो हीरोइन के साथ फिल्म बनाए, पर कोई भी बड़ा हीरो इसके साथ काम नहीं करना चाहता था। तब इसने एक सीरियल किलर कहानी पर आधारित फिल्म बनाई। उसमें इसने इसी तरह की कहानी डाली, लड़कों को लड़की की आईडी फंसाना और उन्हें गैरेज के रास्ते बुलाकर मार डालना, फिर शहर में नालियों में रातों रात उसकी लाश के टुकड़ों के फेंक देना। वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, पर इस फिल्म के बाद उसके दिलों में लोगों के प्रति बेहद नफरत भर चुकी थी। अब वो दिन भर फिल्म बनाता और रातों को अपनी मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी को अंजाम देता था। उसने लोगों के फेक आईडी से फंसाना शुरू कर दिया था। कितने ही लोगों की जान ली थी। उस गैरेज में बुलाकर उसने धीरे धीरे उसे कत्ल करने में मजा आने लगा था। वह अपने घर के आसपास से गुजरने वालों को भी मौका पाकर खींचकर गैरेज में ले जाता था और उसे चाकुओं से गोद कर मार डालता था। डॉक्टर ने पूरी बात बताई थी। वो एक हिपोजिटम के विशेषज्ञ थे और उस कातिल ने जब 3rd डिग्री टॉर्चर झेल कर भी मुंह नहीं खोला, तब पुलिस को उनकी मदद लेनी पड़ी थी। पर उस कातिल तक आप लोग कैसे पहुंचे सर? निशांत कुछ उलझते हुए बोला। तुम्हारी तरह जिगर मल्होत्रा की दोस्ती उससे हुई थी। इस बार उसका नाम निशा था। 4-5 दिनों के बाद उसने जिगर को मिलने बुलाया था, पर जिगर ने तुम्हारी तरह सबसे छुपाकर बात नहीं रखी थी। उसके कुछ दोस्तों से भी बताई थी। उसने अपने दोस्तों को उसकी चैटिंग भी दिखाई थी। वो जिस रात उससे मिलने जा रहा था अपने खास दोस्त नमन को बता दिया था और लौटकर आने के बाद सारी बातें बताने का वादा भी किया था। जिगर उस कातिल के घर के बाहर पहुंचकर नमन को फोन भी किया था, वहां का एड्रेस बताया था। बदले में नमन ने उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहा था, पर उसे पता नहीं था कि सुबह तक उसका दोस्त उसे छोड़कर जा चुका होगा। सुबह होने तक नमन ने जिगर के कॉल का इंतजार किया। जब उसका कॉल नहीं आया तो उसके घर पहुंच गया, जहां जिगर के रात भर घर नहीं आने से कोहराम मचा था। सबने उसके पहुंचते ही उससे पूछताछ शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जिगर का खास दोस्त था। वो लोग अलग अलग जान पहचान वालों के पास फोन करके जिगर के बारे में पूछ रहे थे। नमन ने सबको पूरी बात बताई। फिर जिगर के पापा ने पुलिस को फोन किया। वो लोग जब उस एड्रेस पर पहुंचे तो घर का मेन गेट और गैरेज का शटर दोनों अंदर से बंद थे। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर पहुंची तो बड़े से बाथरूम में रोहन हाथों में आरी लिए जिगर के डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर चुका था और उसे प्लास्टिक के बैग में डालने की तैयारी कर रहा था। हमने उसे अरेस्ट किया और थाने ले आए। इंस्पेक्टर ने निशांत को देखा, जिसके माथे पर पसीना आ गया था। उसका शरीर कांप उठा था, यह सोचकर कि उसका भी अंजाम यही होने वाला है। तुमने अगर पहले बताया होता तो हम जरूर उसे पकड़ चुके होते। ना जाने इन 7 महीनों में कितने बेकसूर लोग उस सनकी किलर के हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर बहुत ही दुख से बोल रहा था। निशांत सर झुकाए खुद से घिन महसूस कर रहा था। उसके पास सारे शब्द खत्म हो चुके थे। वो उठने ही वाला था। देखोगे उस निर्दयी और जालिम को, इंस्पेक्टर ने निशांत को कहा। वो रुक गया, इंस्पेक्टर को देखने लगा। खोलो इसे। इंस्पेक्टर लॉकअप के पास आकर गेटकीपर से बोला। देखो यही है वह जिससे अपने मजे के लिए कितनों की जान ले ली, कितने घरों का चिराग बुझा दिया। अंदर घुसकर जमीन पर जंजीरों से लिपटे शख्स को देखते हुए बोला। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी लाल आंखें और दोहरा शरीर। ये वही निशांत को गौर से देख रहा था। कुछ क्षण देखने के बाद वो उसे पहचान गया। वो ठहाके लगाने लगा था। तो
अब आए हो तुम, उस रात तो बचकर भाग गए थे, पर एक दिन तुझे मेरे हाथों मरना होगा। चलो, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पहले इसका इलाज किया जाएगा, फिर इसे सजा दी जाएगी। इंस्पेक्टर उससे बोलता हुआ बाहर ले आया था। अब घर जाओ, पर सुनो, आगे से कभी भी किसी बात को छुपाने से पहले उससे होने वाले अंजाम के बारे में सोच लिया करना। निशांत चुपचाप वहां से घर के लिए निकल गया। वो घर जाकर कमरे में रोता रहा था। कहीं ना जाने कहीं ना कहीं बहुत सी मौतों का जिम्मेदार वह खुद को मानता था। कुछ दिन बाद न्यूज़ में दिखाया गया 57 लोगों को बेरहमी से मारने वाले रोहन रहेजा को फांसी की सजा दी गई। कभी कभी हम अपनी शाख बचाने के चक्कर में हम अपने सही निर्णय के बारे में सोच नहीं पाते हैं। अगर वक्त रहते हम सबको सचेत करें और खुद को सतर्क हो जाएं, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के अच्छे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और तब तक के लिए बाय बाय।